जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एनसीईआरटी का क्लास हम लोग चला रहे हैं और ये आप लोग के लिए बिल्कुल फ्री एनसीईआरटी का क्लास होने वाला है। इससे पहले एक क्लास का वीडियो अपलोड हो चुका है जिसमें इतिहास का सबसे पहले इतिहास का क्लास चला रहे हैं, क्लास 6 का। इतिहास में क्लास 6 का जो हमारे अतीत जो है, आप पीछे देख सकते हैं, जो ये बुक है हमारे अतीत फर्स्ट का कक्षा 6 के लिए, और बिल्कुल भी आसान शब्दों में समझ पाएंगे इस वीडियो में। और ये आज जो वीडियो है, आज चैप्टर 2 का देखेंगे, चैप्टर 2 का देखेंगे। चैप्टर 2 में कौन सा है? आखेट संग्रह से भोजन उत्पादन तक। मानव जो था आखेट संग्रह था जिस समय, और वहाँ से भोजन उत्पादन तक कैसे परिवर्तन हुआ उसका देखेंगे, पूरा विश्लेषण सहित देखेंगे, पूरा ही आसान शब्दों में देखेंगे। एआई द्वारा यह तैयार किया गया है क्लास, ठीक है। तो आप लोग देखते रहिए। अगर दूसरा सब्जेक्ट पर चाहिए तो वो भी आएगा, सारे सब्जेक्ट पर वीडियो लाएंगे। पहले जो इतिहास से चालू किए हैं, इतिहास का ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर ज्योग्राफी का लाएंगे। ऐसे ही एक एक करके सारा वीडियो लाएंगे, सारे बुक का, ठीक है। और ये क्लास 6 का एनसीईआरटी, क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक का सभी एनसीईआरटी का वीडियो कवरेज कराएंगे क्लास में, इस क्लास में, ठीक है। और ये सभी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। कम से कम एक बार रीड तो करना ही जरूरी होता है सभी एग्जामिनेशन के लिए। चलिए बढ़ते हैं आज के क्लास में, चैप्टर के ऊपर। चलिए, ये रहा अध्याय 2 का देखेंगे आज। अध्याय 2 में जो दिया गया है, आखेट संग्रह से भोजन उत्पादन तक मानव किस तरह परिवर्तन में आ गया है, कैसे वो अपना जिस समय आखेट संग्रह था और भोजन उत्पादन तक कैसे वो बन गया, वो आज के इस चैप्टर में देखने वाले हैं। यहाँ पे QR कोड लगा है, इसे स्कैन करके आप PDF इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इस क्लास में। इस क्लास में आगे बढ़ने से पहले देखिए, तुषार की रेल यात्रा के बारे में कुछ जान लेते हैं, ठीक है। ये तुषार है, ठीक है। इसकी रेल यात्रा जान लेते हैं क्या है। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई, जहाँ से वह बाहर का नज़ारा देखने में मग्न हो गया, ठीक है। तुषार अभी छोटा बच्चा है, जो 6 क्लास में रहता है बच्चा, 6 क्लास का बच्चा है तुषार, ठीक है। तेज दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलियान बड़ी तेजी से पीछे की ओर छूटते जा रहे, चले जा रहे थे। तभी उनके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा करनी शुरू की थी, बस तो इसके कुछ दशक बाद आई है। तुषार सोचने लगा। उसके चाचा ने उसे रेल की यात्रा के बारे में बताया है कि कुछ 150 साल पहले ही रेल की यात्रा चालू हुआ है, कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी, तो क्या वे यात्रा ही नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो उसके मन में सवाल होने लगा कि ये 150 साल जो यात्रा चालू हुआ है रेल की यात्रा, उससे पहले मानव कैसे रहता था? आदमी जो कैसे रहता था? एक ही जगह पर रहता था, दूसरा जगह नहीं जा पाता था। उसके मन में सवाल ये उठने लगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, पहला ये क्या पॉइंट है, आरंभिक मानव। मानव का आरंभिक कैसा था? आखिर वह इधर उधर क्यों घूमते थे? आरंभिक मानव कैसा था? इधर उधर घुमंतु मानव, जिसे कहते हैं घुमंतु मानव, जो कि आज के भी दिन में आप देख सकते हैं। आज के समय में भी, अभी भी कहीं देखेंगे गाँव में, अभी भी कुछ ऐसे है जो परिवार लेके इधर उधर कुछ दिन इधर कुछ दिन उधर व्यतीत करते हैं, और वो पूरे दिन भोजन की तलाश में ही घूमते रहता है। चलिए इसको पढ़ते हैं हम आगे। हम उन लोगों, क्या कहता है, हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। क्या कहता है, हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस महाद्वीप में, उपमहाद्वीप में
20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। जैसे कि पूरे दिन मानव का उस समय क्या था कि अपना भोजन की तलाश में, क्या भोजन आज का दिन में क्या होगा, पूरे दिन के खाना की तलाश में घूमते रहता था इधर से उधर। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, ठीक है, जैसे मछलियाँ और चिड़ियाँ पकड़ते थे। फल मूल दाने पौधे पत्तियाँ अंडे इकट्ठा किया करते थे। इस तरह की भोजन जो था ये सब इकट्ठा करता है। आज भी आप देखेंगे कि गांव में ऐसे ही कुछ लोग गांव जाके ढूंढते रहते हैं, चिड़ियाँ मारते घूमते हैं, चिड़िया को मारता है। फल फूल जहाँ मिला, जो भी फल मिला कहीं तोड़ के रख लिया, अंडा मिला वो रख लिया, कहीं मछली मिला गड्ढा में वो पकड़ के रख लिया। तो इस तरह का मानव आज भी आप देख सकते हैं, कुछ आज भी है इस तरह के जो व्यवहार अभी भी कर रहे हैं, ठीक है। और शुरुआत में मानव भी वैसा ही था, बिल्कुल ही घमंड, तो पूरे दिन खाना की तलाश में रहता था। तो आखेट संग्रह समुदाय के लोग एक जगह से दूसरे जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के लिए कई कारण थे। अस्थाई बिल्कुल भी नहीं था, कोई भी मानव अस्थाई बिल्कुल भी नहीं था। मतलब खाना जहाँ यहाँ खाना खाए फिर आके फिर अगला दूसरी जगह पर जाके वहाँ पे रहने का इंतजाम करेंगे। मतलब पूरे दिन तो खाने का इंतजाम करेंगे और रात हुई तो देखेंगे कि रात होने के बाद देखता था कि अब कहाँ पे रात हमें व्यतीत करना है। तो जहाँ पे रात हो गया बस वहीं पे इंतजाम कर लेता था रात को ठहरने के लिए। पहला कारण यह कि वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे, क्योंकि उसे वो शुरुआती जो मानव था उसे दोबारा उपजाना नहीं आता था। जैसे एक पेड़ से फल खत्म हो गया, फिर वो पेड़ नया कैसे लगाएगा, ये सब कुछ उसे पता नहीं था शुरुआती में। तो इस तरह का जो था कारण था कि वह पहला कारण बता रहा है कि इस तरह का कारण था कि एक ही जगह पर रहता तो अगर सब कुछ खा के ख़त्म कर देता, इसीलिए भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। एक जगह पर ख़त्म हो गया, अब दूसरी जगह पर उसे उपजाने की, जैसे फिर कैसे बनावे भोजन को, कहाँ से मिलेगा, ये फिर कुछ पता नहीं था उसको। दूसरा देखिए, दूसरा कारण क्या कहता है। दूसरा कारण यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए फिर हिरन और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते हैं। इसीलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते थे, क्योंकि जानवर एक जगह रह नहीं सकता है। जो खुला जानवर है उसको अपना चलते गया खाते गया, जहाँ मिलते गया अपना बढ़ते आगे चलता है, चलते रहता है। और जानवर अपना चारा के पीछे चल रहा है, आगे बढ़ रहा है, और मानव उसके पीछे भागता था। इस तरह से आगे अपना इधर उधर भटकते रहता था, ठीक। तीसरा कारण देखिए क्या कहता है। तीसरा कारण है पेड़ और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते थे। सभी पेड़ का अलग अलग फल होता है, इसीलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। जैसे अलग अलग जगह पर फल होता होगा, तो इस मौसम में यहाँ पे देखता होगा कि खाने की चीज़ यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ ख़त्म हो गया, फिर अब कहाँ मिलेगा, तो फिर दूसरा जगह जाता होगा, वहाँ पे देखता होगा फल, अगर वो दूसरा मौसम वाला वहाँ पे फल लगा होगा, अगर गाछ लगा होगा तो उससे वो फल तोड़ के दूसरा मौसम वाला भी खा लेता होगा। इसी कारण से तीसरा कारण ये बता रहा है कि पेड़ और पौधे के अलग अलग मौसम में जो फल होता है उसके बारे में। और चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता, और पानी झीलों झरनों तथा नदियों में ही मिलता था उस समय तो न चापाकल का व्यवस्था है, न और कोई नहर की व्यवस्था बनाने की कुछ सोच था उस समय, क्योंकि पूरे दिन तो अपना भोजन खोजने के ही चक्कर में समय बर्बाद हो जाता था, तो आगे कैसे सोच पाएगा, ठीक है। वही ये कर रहा है कि पानी पीने की जो था, जो कहीं झील मिला तो झरना, नहीं तो नदी, बस यही तब साधन था जो पानी पीने के लिए। और ऐसे ही जगह पर वो चुनता था जहाँ पे पानी भी पी सके। कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता,
कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता था, पता है। कोई नदी ऐसा रहता है जो बारिश के पानी से नदी बनता है, ठीक है, और कोई नदी ऐसा होता है जो पूरे दिन सब दिन उसमें पानी रहता ही रहता है, और बारिश के दिन में और भी ज़्यादा उसमें पानी बढ़ जाता है, ठीक है। ऐसा कोई बहुत सारा झील भी है, नदी भी है, अभी भी ऐसा ऐसा नदी है और झील है, ठीक है। इसीलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। इस मौसम में, जैसे बारिश के मौसम में, तो सभी नदी में या झीले में पानी मिल जाता होगा। अब कहीं पे वहाँ पे रह गया हमारा एक झील के किनारे पास में, और वो मौसम जैसे ही बदला, मौसम बदलते ही वो पानी सूख गया, फिर बारिश होगा, फिर तभी तो आएगा पानी, जब तक वो दूसरा झील और नदी के किनारे खोजता था। तो इस तरह से कारण, चौथा कारण बता रहा है, जो ऐसा ऐसा जो नदी होता है, झील और नदी जो कुछ कुछ ऐसा होता है जो बारिश के मौसम में भी चलता है और बाकी मौसम में ये सूखा रहता है। तो इसके कारण भी हो सकता है कि मानव इधर उधर जाता होगा। अब देखिए क्या कहता है, अगला पॉइंट है, देखिए प्रारंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। प्रारंभ में जो मानव था उसके बारे में हमें जानकारी कैसे मिलता है, ठीक है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। क्या छोड़ के गया, क्या सबूत रहता है, कुछ उसका अवशेष मिलता है, कुछ वस्तु हो गया, उससे कुछ हम लोग आज जो है आइडिया लगा पाते हैं कि उस समय कैसा मानव रहता होगा। देखिए पुरातत्वविदों जो होता है को कुछ ऐसी वस्तु मिलती है, ठीक है, कुछ ऐसी वस्तुएं मिली जिनका निर्माण और उपयोग आखेट संग्रह किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजारे बनाए होंगे, ठीक है। इनमें से पत्थरों और औजार आज भी बचे हुए हैं, क्योंकि पत्थर गलता है नहीं जल्दी, तो पत्थरों के जो औजार है जो पहले बनाता था शिकार करने के लिए, वो आज भी कहीं कहीं मिल रहे हैं। तो इस तरह से पता लगाता है कि औजार जो बनाता था उस समय शिकार करने के लिए, तो ये सब का इस्तेमाल करता था, ठीक है। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियाँ और मांस काटने तथा पैरों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। तब ये सब काम के लिए तो औजार चाहिए ही चाहिए, छाल उतारने के लिए, जानवरों की खाल उतारने के लिए, फल फूल काटने के लिए, क्योंकि हर चीज़ तो हाथ से हो नहीं पाता है, टूट नहीं पाएगा हर चीज़ हाथ से, मांस काट नहीं पाएगा। तो इस कारण ये सब औजार जो बना कर रखते थे। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगा कर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ जो है, कुछ पत्थर का जो नोक बनाकर भाला बना लेता था। पहले तो सिर्फ लकड़ी का भाला बना लेता था, फिर उसमें देखा पत्थर लगा दिया, नोक आइडिया आया, कुछ बुद्धि आया, तो फिर उसमें पत्थर का नोक लगा दिया, जिससे भाला बनाने में या चलाने में आसानी से शिकार कर पाए। कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियां और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था, क्योंकि उस समय कोई भी धातु का खोज नहीं हो पाया था। उस समय कोई भी धातु को पहचान नहीं पाया था मानव, ना लोहा, ना तांबा, ना पीतल, ये सब कुछ नहीं। आरंभिक मानव में ये सब कुछ नहीं खोज हुआ था। तो यही पत्थर की, धीरे धीरे पत्थर की जानकारी होगा तो उसका औजार बनाने लगा। हड्डी का औजार बनाता था, नोकीला टाइप का बना के, पत्थर को फोड़ कर नोकीला बनाता था। जिस तरह आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए क्या कहता है, पत्थर के औजारों का उपयोग बाएं इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था, और दाएं में जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता था। तब देखते हैं पत्थर जो है ये टुकड़ा ऐसे फोड़ के नोकीला बना लेता था, नोकीला बना लेता था। नोकीला बन गया तब जमीन भी खोदने में बढ़िया होगा, कहीं चलाने में भी ठीक होगा, किसी को घोंपने में भी ठीक होगा, आसानी से नीचे ज़मीन भी इससे खोद, क्योंकि हाथ से हो नहीं पाता, लकड़ी से हो नहीं पाएगा, टूट जाएगा, और पत्थर तो बहुत सख्त होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ये सिलने का काम कर रहा है पत्थर से,
खाल जो रहता था उसको वस्त्र बनाने के लिए सीलता था। तो आप देख सकते हैं ये दोनों पिक्चर है, ये ज़मीन खोद रहा है पत्थर से और ये सीलने का काम कर रहा है। ठीक है, जिसे छेद करके नोखी से कुछ धागा से उसे बांध देता होगा उसे। चलिए अगला पॉइंट देखिए, रहने की जगह निर्धारित करना। रहने की जगह कैसे निर्धारित करता था? मानचित्र 2 को देखो, लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पुरास्थल है जहां पर आखेट संग्रह को के होने के प्रमाण मिले हैं। इनके अलावा भी कई स्थानों पर आखेट खाद्य संग्रह रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं। कई पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि पुरास्थल जो था उस समय शुरुआती मानव कहाँ कहाँ रहता था, तो आप वो मानचित्र देख सकते हैं। भारत का ये नक्शा है जिसमें यहाँ पे देख सकते हैं एक ये जगह है, नीचे से कुरनूल गुफाएं हैं, गुफा में रहता था रात के समय, कुरनूल गुफाएं। उसके बाद ये क्या है, होंसगी। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे तो मध्य प्रदेश में भीमबेटका और कुरनूल गुफा, ये तो आज के आंध्र प्रदेश हो जाएगा। बस भारत में यही कुछ जगह पर चिन्हित किया गया है। भीमबेटका आप देख सकते हैं, सबसे बड़ा अभी जगह पे यहाँ पे भीमबेटका गुफा जो है वहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, बाकी और भी यहाँ पे देखिए नक्शा में देखिएगा तो नवपाषाण काल में, नवपाषाण काल जब पूरा पाषाण काल के बाद जब नवपाषाण काल जब चला था तो उसका कहाँ कहाँ पर था माना, कहाँ पर देखिए बुर्ज हो, मेहरगढ़ जहाँ से खेती का साक्ष्य मिला चावल की, चिरांत बिहार में, यहाँ पर भी नदी है गंगा नदी, यहाँ पे भी देखिए नदी है, यहाँ भी नदी है, जहाँ भी देखिए भीमबेटका देखिएगा तो यहाँ भी नदी है। महागढ़ा, कोल्डीवा, कोलकाता देखिएगा, हेडिंग, तो ये सब आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ पर है। इनामगांव, मुंबई, ये सब ब्रह्मगिरी, पियमपल्ली, हल्लोर, तो ये सब जितना भी आप देख सकते हैं, ये जितना भी सब था सब नदी का किनारे ही था। ठीक, नदी के ही किनारे ये सब था। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए क्या है, क्योंकि पत्थर के उदाहरण पर बहुत महत्वपूर्ण थे इसीलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहां अच्छे पत्थर मिल सके। जब पत्थर के बारे में बुद्धि आई कि पत्थर से कुछ किया जा सकता है तो ढूंढने लगा कि अच्छा पत्थर कहाँ कहाँ मिलेगा, कौन सी गुफा में मिलेगा। तो आप ये जो देख सकते हैं ये चित्र दिया गया है, एक भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश का है। इस पुरास्थल गुफाओं में कंदराएं मिली है। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा नदी के पास है। ठीक है, ये जो चित्र मिला है ऐसा बहुत सारा चित्र है जो नर्मदा नदी किनारे जो है भीमबेटका गुफा उसमें बनाया गया है। क्योंकि खाली टाइम समय में मानव अपना समय कैसे व्यतीत करे तो इस तरह से कुछ कुछ चित्र बनाता रहता था। पत्थर के ऊपर दीवार जो रहता था पत्थर वाला उसे फोड़ फोड़ के, तो आज भी वह मौजूद है। जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश में गुफाओं से मिले चित्र हैं। इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। तो आप इस चित्र में आप देख सकते हैं, चित्र में ये जानवर जैसे हो सकता है हिरन होगा, हिरन का ये चित्र बनाया होगा, और ये मानव का चित्र बनाया गया कि कैसे शिकार करता है उसके बारे में ये जानकारी अपना बनाया होगा। तो आप देख सकते हैं ये भीमबेटका का इस तरह का पत्थर वहाँ आज भी गुफाएं मौजूद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बॉक्स में क्या है, पुरास्थल। पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं, पुरास्थल जो होता है, पुरास्थल किसे कहते हैं,
उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं, तो कहते हैं जहाँ पे औजार, बर्तन और इमारतें वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था। बाद में वे जहाँ पर रहते थे गुफा में, वहीं पे छोड़ गए। ये जमीन के ऊपर या अंदर हो सकता है, कभी कभी तो समुद्र और नदी के नीचे भी पाया जाता है इस तरह का औजार। पुरास्थलों के बारे में अगला अध्याय में विस्तार से इसका जानकारी मिलेगा। ठीक है, आज की खोज कैसी है? देखिए आज की खोज कैसी है, तो देखिए आज की खोज है मानचित्र 2 में कुरनूल गुफा ढूंढ, पृष्ठ संख्या 13। यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब यह है कि आरंभ लोग आग जलाना सीख गए थे। आरंभिक लोग, राख का अवशेष मिला है कुरनूल गुफा में। जैसे ठंड का मौसम रहता होगा तो वहाँ पे अपना घोड़ा जला के रात व्यतीत करता होगा, तापता होगा आग। तो उस समय यानी इसके बाद राख का गुफा, जब तक ये गुफा में आया था उसे जानकारी हो चुका था आग जलाने की विधि। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर आदि भगाने के लिए भी किया जाता होगा। जैसे शुरुआत में तो आग जलाने के लिए नहीं आता होगा, लेकिन जैसे ही सीखा होगा तो कई काम के लिए इस्तेमाल करता होगा। जैसे जानवर को मारता होगा तो उसे पका के खाने के लिए, और गुफा में जैसे रात हो जाता होगा तो अंधेरा के लिए, तो अंधेरा में गुफा में जानवर भी आ सकता है। तो उस समय मानव को इतना बुद्धि नहीं था कि कोई दरवाज़ा बनाए, ये बनाए, गेट, सबका कुछ बुद्धि था नहीं। तो जानवर को भगाने के लिए रात में, तो इसके लिए भी आग का वो इस्तेमाल करता होगा, ताकि आग जलता रहेगा तो उससे कोई जानवर आके उसमें गुफा में ना आए। आज हम आग का उपयोग किस लिए करते हैं? नाम और तिथियाँ। नाम और तिथियाँ कैसे पढ़े, देखिए इसके बारे में दिया गया है। जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। प्रारंभिक काल को वे पूरा पाषाण काल कहते हैं। प्रारंभिक काल जहाँ से मानव का शुरुआत हुआ, या दो शब्दों से जैसे पूरा यानी प्राचीन, पूरा मतलब प्राचीन, और पाषाण यानी पत्थर, यानी पूरा पाषाण काल यानी प्राचीन पत्थरों का समय, पूरा पाषाण काल इसको कहा गया। यह नाम पूरा स्थलों से प्राप्त पत्थर के औजार के महत्व को बताता है। यानी पूरा पाषाण काल में मानव को पत्थर का ज्ञान हो गया था और पत्थर का इस्तेमाल ज़्यादातर वो करता था हर चीज़ में। ठीक है, पूरा पाषाण काल में 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। जैसे वो अवशेष मिला औजार सब, तो उससे अध्ययन करके यह पता किया गया तो कितना दिन पुराना है, तो उससे पता चला है, अनुमान लगाया गया है कि 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले का यह काल रहा होगा, पूरा पाषाण काल का। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया, जैसे आरंभिक, मध्य एवं उत्तर पाषाण युग। पूरा पाषाण काल को भी 3 भाग में बांध दिया, आरंभ, मध्य, उत्तर। उसके बाद मतलब मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटी हुई है। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उन्हें मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। मध्य पाषाण किसे कहते हैं? तो मध्य पाषाण युग किसे कहते हैं? पर्यावरण में बदलाव जिसमें हुआ, पर्यावरण में बदलाव हुआ उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण काल युग कहते हैं। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 तक मानता, यानी 2,000 का अंतराल मध्य पाषाण का साल पहले तक माना जाता गया। ठीक है, आगे देखिए, कहता है इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। यानी औजार हो गया था छोटा हो गया था और भी तीखा नोखीला बनाने लगा था औजार। शुरुआत में नहीं था, तो धीरे धीरे जैसे ही समय बीतता गया, आदमी सीखता गया, मानव सीखता गया, और नोखीला माइक्रोलिथ यानी उसे कहा जाता है औजार की छोटा
और भी नोखिला बनाने के लिए सीखते गए। प्रेस है, देखिए इन औजारों में हड्डियां या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हसिया हसिया और आरी जैसे औजार मिलते थे। जैसे हसुआ होता है आज का और आरी होता है, उस तरह से औजार बनाने के लिए धीरे धीरे सीख रहा था। साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे। यानी शुरुआत में कैसा बनाता था औजार, मोटा मोटा, थोड़ा सा कम नोखिला वाला, और धीरे धीरे नोखिला बनाने लगा। और औजार में लकड़ी का मुट्ठी भी लगाने लगा ताकि पकड़ने के लिए सही होगा। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल से पहले होती है। इसे नवपाषाण युग कहा जाता है। नवपाषाण का क्या मतलब होगा, जैसे हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं। अगले अध्याय में ऐसे अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित है, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है कि उस काल में इनके क्या नाम रहे होंगे, क्योंकि कोई लिख तो गया नहीं कि उस काल में क्या नाम रहा होगा। तो अपना खुद ही यहाँ पे अनुमान लगाया जा रहा है। ठीक है, देखिए आगे। अब देखिए अगला पॉइंट है बदलती जलवायु। जैसे जैसे जलवायु बदलता जाएगा, विकास का मानव उस तरह से विकास करते जा रहा है। आज भी देखेंगे तो जलवायु में कितना परिवर्तन आ चुका है पहले की अभी में बहुत ही। लगभग 12,000 साल पुराने दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए हैं और गर्मी बढ़ने लगी। जलवायु परिवर्तन हुआ, गर्मी बढ़ने लगा। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरन, बरहसिंघा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे। शुरुआत में जलवायु ऐसा नहीं था जो ज़्यादा घास फूस उपज पाए, क्योंकि पेड़ पौधे घास को जन्मने के लिए धूप भी चाहिए और मौसम भी वैसा चाहिए हर जगह पर घास उपजने के लिए। ठीक है, बिना धूप वूप के लिए घास भी नहीं हो पाता है। तो जैसे ही बदला जलवायु परिवर्तन हुआ, ठीक है, तो घास उपजने लगा हर जगह पर, घास उस हो गया जंगल में। अब कुछ जानवर जो पहले खाने के लिए उसे नहीं मिल पाता था, तब कुछ जानवर जो घास भी खा के जीवित रह सकता था। कुछ ऐसी भी स्थिति हो गया था। ठीक है, जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतें और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। ठीक है, जैसे घास जो खाने आता था जानवर, और जानवर का शिकार करने मानव जाता था, तो उसके पीछे पीछे जाता था, कैसे खाता है, क्या करता है, खाने पीने की और उसका आदत के बारे में जानकारी लिया, प्रजनन के बारे में जानकारी लिया, कैसे वो अपना प्रजनन बढ़ा रहा है, क्या करता है, समय की जानकारी लिया, कितना समय क्या लग रहा है किसमें। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। मछली भी भोजन का शुरुआती बन, और जानवर देखता होगा तो जानवर को सब बारे में जानकारी लिया होगा, कैसे रहता है, क्या खाता है, इससे क्या फ़ायदा हो सकता है जानवर को। जैसे गाय ही आता होगा, गाय बकरी, तो देखता होगा कि गाय को दूध हो रहा है, तो उसके बारे में सोचता होगा कि गाय को इसे पकड़कर बांध कर रखेंगे पास साथ में, तो इससे दूध हमें मिल सकता है। और उसके बारे में जानकारी लेता होगा कि ये खाता तो घास है, और घास उस समय तो हर जगह ही था। तो इस तरह से वो रहता था। अब देखिए खेती और पशुपालन की शुरुआत कैसे होगी। खेती और पशुपालन की शुरुआत कैसे हुई? तो आप देख सकते मानव जैसे ही पीछे पीछे जानवर को जाता था, तो हर जानवर को देखता था, कौन सा जानवर कैसा है, क्या व्यवहार है, कैसा व्यवहार करता है, कौन सा जानवर कौन खतरनाक है आदमी के लिए, कौन खतरनाक नहीं है। तो ये सब देखते देखते सीख गया पशुपालन के लिए। तो देखिए इस दौरान उपमहाद्वीप के विभिन्न इलाकों में गेहूं और जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगाने लगे थे। अब कुछ मानव है जो गेहूं और जौ और धान ये सब उपजाने के लिए सीख गया था कि कैसे खेती कहीं पे कैसे लगाएंगे तो फिर से वो उपजेगा, फिर काटेंगे, फिर लगाएंगे, फिर काटेंगे। इस तरह से वो सीख गया। शायद महिलाओं और पुरुषों
और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। ठीक है, साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगाते थे और कब पक कर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। तो शुरुआत में जो घास जैसे उगता होगा उस समय आइडिया था नहीं, तो कहीं पे गेहूँ जो धान हुआ तो वह देखता था कि इसको हम खा सकते हैं, तो शुरुआत में ऐसे ही खा लिया होगा काट के। तो फिर देखता होगा कि कैसे फिर दोबारा ये जन्म रहा है, फिर कैसे दोबारा हो रहा है, हम जब काट लिए हैं तो फिर दोबारा कैसे हो रहा है। तो ये सब सीखता होगा कि काटने वक्त जो कुछ गिरता होगा फिर उसी से वो बन पाता होगा नया नया गेहूँ का पौधा, जौ का पौधा फिर नया से उपज पाता होगा। तो शुरुआत में इस तरह से सीखता होगा कि इसे हम भी कर सकते हैं। ठीक है, खेती। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए होंगे। पहले तो खुद ही ऐसे ही मिलता होगा, कहीं तो काट लेता होगा, अपना बना लेता होगा, खाने के लिए योग्य बना लेता होगा, और फिर देखता होगा कि फिर से ये नया कैसे बनता है। तो समय देखते देखते सीखता होगा, कहीं पर फेंक दिया गिर गया तो उससे देखता होगा कि फिर से ये निकल रहा है, बन रहा है, नया पौधा हो रहा है, तो उससे ये सीखता होगा कि इसे हम दोबारा भी हम उपजा सकते हैं। ठीक है, इस तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। शुरुआत में जो जैसे मानव जानवर को देखता होगा कि कैसे खाता है, क्या खाता है, तो देखता होगा कि आदमी जानवर को कैसे पालतू बनाया जाए, कैसे उसे पकड़ा जाए, तो लोभ देता होगा घास का, अपने आसपास रख देता होगा घास, और वो वहाँ खाने के लिए रोज आता होगा, और आदत बनाता होगा कि आदमी के साथ भी मन उसे कोई नुकसान ना पहुँचे, भागे ना। इस तरह से वो आदत बनाता होगा कि कौन जानवर खतरनाक नहीं है आदमी के लिए, किसे आदत बना सकते हैं। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ता का जंगली पूर्वज था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे, और इस तरह धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए होंगे। तो जैसे ये सब जो रहते थे, भेड़, बकरी, सूअर, इससे भी जो खतरनाक रहता होगा जानवर, वो सब इसका शिकार करता होगा। तो इस तरह मानव जो था उस समय उसे अपना और आकर्षित करने के लिए उस समय उसको बचाता होगा, शिकार बन जाने से, उससे खतरनाक जानवर से उसे बचाता होगा। तो इस तरह जो जानवर होता है उसके दिमाग में भी ये बैठ जाता है कि ये यहाँ पे इसके साथ हम सुरक्षित है और इसके साथ सुरक्षित नहीं थे। उस तरह वो भी वहाँ पे रहते थे, साथ में सीख गया होगा। और कुत्ता को शुरुआत में पालतू बनाया होगा क्योंकि कुत्ता कई तरह से काम कर सकते हैं। कुत्ता जैसे कोई आता है तो आवाज़ करता है, ठीक है, कोई आए तो आवाज़ करता है, उसका शुरुआत में ढोने के लिए भी इस्तेमाल करता होगा, कुछ सामान इधर से उधर ले जाने के लिए भी इस्तेमाल करता होगा। गुफा में रहता होगा तो वहाँ पे भी कुत्ता को अपना रखता होगा ताकि कोई दूसरा जानवर आए तो पहले हमें सचेत कर दे। इस तरह से ये सब कई कार्य के लिए अपना कुत्ता को पहले पालने के लिए पालतू बनाया होगा। अब देखिए बसने की प्रक्रिया कैसे चालू हुआ। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया। अब देखिए जैसे ही पौधा उगाएंगे और जानवरों की देखभाल करेंगे तो इधर से उधर कई जगह भटकते हुए नहीं हो पाता है। पौधा लगाएंगे कहीं एक जगह पर रहेंगे, कहीं दूसरी जगह जाएंगे, जब तक वो आएगा तो फिर दूसरा वो काट लेगा, वहाँ आप छोड़ देंगे तो कोई भी कुछ कर देगा। तो इस तरह से जो है जैसे ही वो सीख गया पौधा लगाने के लिए, उगाने के लिए, जानवर की देखभाल करने के लिए, तो वैसी तरह से अस्थायी आवास भी वो अपना बनाने लगा कि एक ही जगह आवास बनाएंगे, यहीं पे अपना कुछ जगह पर उपजाएंगे और यहीं पे जानवर को रखेंगे। अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते हैं। इनकी वजह यह है कि बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधों या जानवरों का लोग चयन करते। उदाहरण ये सब जो पालतू जानवर रहता था वो अक्सर जो खतरनाक जानवर रहता था उससे अलग रहता था। इस तरह से वो दिमाग भी लगा
सीख भी गया मानव कि इसे रखा जा सकता है। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते थे जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं और साथ ही जिनकी मजबूत टंडले अनाज के पके दानों के भार को संभाल सके। ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सके। जो अच्छे अनाज होता है उसका बीज जो होता है संभाल कर रखा जाता है। ठीक है, आगे देखिए, कहता है उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता था है जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषक के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। तो जैसे आमतौर पर उस समय जानवर मानव ऐसा चुनता था जो खतरनाक ना हो। हमने पहले भी हम बता चुके हैं, ऐसा जानवर चुनता था जो मानव के लिए खतरनाक ना हो, जो अहिंसक ना करे, लड़ाई झगड़ा, मतलब पता चले जैसे जो पाल रहा है मानव और उसे ही खाने के लिए तैयार हो जाए। जैसे बाघों को पाल लेगा तो उसे कोई पाल ही नहीं पाएगा खुला छोड़ के। उसे कितना भी कोई पाल ले फिर भी वो जिस दिन उसे मौका मिलेगा वो किसी को भी खा लेगा। वो सब ऐसा जानवर है जिसे पाला नहीं जा सकता। बहुत ऐसा जानवर है जिसे पाला नहीं जाता है। ठीक है, इसीलिए ऐसा जानवर को चुना गया। कुत्ता को जैसे पाला जाता है, कुत्ता खतरनाक भी है लेकिन कुत्ता को इसलिए पाला जाए ताकि वो कुत्ता जानता है कुत्ता को पालने के बाद, खाना देने के बाद वो जिसके पास खाता है उसका ध्यान भी रखता है और खतरनाक भी है दूसरे के लिए। ऐसे जानवर को चुना करते थे उस समय मानव। इन दांतों को देखो, इनमें से कौन सा जंगली सूअर का है और कौन से पालतू सूअर का। ये दो दांत का फोटो दिया गया है। कौन सा जंगली का है, कौन सा पालतू का है। तो दोनों ही लगभग सेम ही लग रहा है, बराबर है। बसने के लिए प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से मिल पाया। कृषि के लिए अपनाए गए प्राचीन फसलों में गेहूं, जौ, उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवर में कुत्ते, बाद में भेड़ियां, बकरी, गाय इत्यादि ये सब जो जानवर अभी जो पालतू लोग बनाते हैं वो उस समय का ही सब का देन है। देखिए, अनाज का उपयोग क्या क्या करते हैं। एक नवीन जीवन शैली। अगला पॉइंट देखिए है नवीन जीवन शैली। कहता है कि तुम किसी पौधे के बीज को बो कर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ समय लगता है। कोई भी पौधा अगर लगाएंगे, कोई भी बीज, तो उसे कुछ समय लगेगा बड़ा होने में। इसमें कुछ दिन या कुछ महीने या फिर साल तक लग सकता है। इसीलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा था। बीज बोने से लेकर फसलों के उगाने तक, पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। खेती करने के लिए बहुत सारा काम हो जाता है। खेती में बीज बोया, फिर सबसे जानवर से या चिड़िया से उसे सुरक्षित किया, तब जाके वो बड़ा हो पाएगा। नहीं तो ऐसे छोड़ देंगे तो कुछ भी हो जाएगा। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। अनाज का जो उपयोग था बहुत सोच समझ का उपयोग होता था कि कहाँ पे करते थे ये सब। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचा कर रखना आवश्यक था।
अनाज जो होता था एक बार लगा लिया तो ये नहीं कि सब खा गए, उसे फिर बीज बनाने के लिए भी कुछ रखता था। इसीलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियां बुनी या फिर जमीन में गड्ढा खोदा। इस तरह का बहुत सारा काम किया। अब बहुत सारा हो गया अनाज तो उसे एक जगह या बहुत दिन तक कैसे रखेंगे, तो अलग अलग सब अपना अपना तरीका आजमाया। कोई जमीन में गड्ढा खोद के रखा, कोई टोकरी बना लिया, कोई मिट्टी का बर्तन बना लिया, किसी भी तरह। अगला पॉइंट देखिए, कहते हैं जानवर चलते फिरते खाद भंडार। आगे, जानवर बच्चे देते थे जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या बढ़ती ही है, साथ ही उसमें दूध भी प्राप्त हो सकता है, जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका भी है। जैसे जानवर पाला तो जानवर का संख्या भी बढ़ रहा है, उससे दूध भी हो रहा है। जैसे दूसरे शब्दों में उसे कहेगा तो जानवर भोजन का भी एक स्रोत है। भोजन के अतिरिक्त जानवरों से और क्या क्या मिल सकता है? आज जानवरों का उपयोग किस लिए लोग करते हैं, यह सब सोचना है आपको। चलिए अगला पॉइंट देखिए, आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। अगला पॉइंट देखिए, इधर मानचित्र संख्या 2 पृष्ठ संख्या 13 खोले, देखें क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिख रहे हैं? पता है इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहां पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। नीले कलर वाला पॉइंट से व्यू को, चलिए इससे पहले तो उस समय दिखा दिए थे, लेकिन फिर भी चलिए एक बार उस चित्र को, नक्शा को देख लेते हैं। इस नक्शा में देखिए नीले कलर वाला दिया गया है, ठीक है। देखिए ये रहा नीला कलर, ये रहा क्वालिटी वाला नीला कलर, ये सब रहा, ये सब है, यहाँ है और यहाँ भी है। इस तरह जो जगह देख सकते हैं यहाँ पे जो खेती करने का साक्ष्य मिला है अनाज का, इस तरह का यहाँ पे इसी सब जगह पे, ठीक है। चलिए आगे आप देखते हैं। मानचित्र में आप पूरा देख चुके हैं कि कहाँ कहाँ पे खेती का साक्ष्य मिले। खेती हुआ तो यानी जानवर पशुपालन भी किया, खेती के साथ पशुपालन भी, ठीक है। आज भी आप देख सकते हैं जो खेती करेंगे उसी के पास पशुपालन जरूर रहता है, कोई जानवर गाय वो जरूर पालता है। खेती के साथ गाय रहना रहता है तो बहुत ही लाभदायक होता है। चलिए उपमहाद्वीप में पाए गए हैं, इनमें से सबसे महत्वपूर्ण पश्चिम उत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्व तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण इलाका वो होता। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालनों की बस्तियां थी, कृषक और पशुपालनों की बस्तियां थी या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज दानों के अवशेष में है। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियां की भी पहचान कर सकते हैं। खुदाई के समय ये सब वैज्ञानिक देखा, खुदाई करके जानवर हड्डी मिला, अनाज मिला, इस सब से पता चलता है कि खेती करता होगा और खेती के साथ जानवर भी रखता होगा। अस्थायी जीवन की ओर कैसे बढ़ा, यह पॉइंट भी हम देखेंगे। अस्थायी जीवन की ओर कैसे बढ़ा। पुरातत्वविदों को कुछ पुरा स्थल पर झोपड़ियां और घरों के निशाने मिले हैं, जैसे कि बुर्ज होम, वर्तमान में कश्मीर है। बुर्ज होम के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे।
जिसे गर्तवास कहा जाता है। बुर्ज होल्म जो था मानव, वहां पे जो घर बनाता था गड्ढा करके नीचे बनाता था। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी, इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षित मिलती होगी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों एक ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। ठीक है, मौसम के अनुसार, खराब मौसम रहा तो घर के अंदर, या तो अच्छा मौसम रहा तो घर के बाहर, दोनों जगह मिला है। इससे ये पता लगा सकता है मौसम के आधार पर। मौसम आज भी खराब रहता है तो बाहर नहीं बना पाते, खुला में खाना नहीं बना पाएगा। अगर मौसम खराब रहेगा तो नहीं बन पाएगा। ठीक है, एक गर्तवास चित्र बनाइए। आप लोग एक गर्तवास चित्र बना सकते हैं तो बनाइए। चलिए आगे अब देखते हैं गर्तवास चित्र बनाने के लिए क्या है। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। बहुत सारी जगह जो था पत्थर का औजार मिले। हमने पहले चर्चा कर रखे हैं कि पत्थर का पूरा पसान करना शुरुआत हो गया था पत्थर का औजार बनाने के लिए। पहले मोटा, फिर पतला, धीरे धीरे माइक्रो होते गया। इनमें से कई ऐसी जगह है जो पूरा पाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न है। पूरा पाषाण जो काल था उससे बिल्कुल ही अलग था। कई स्थान है, इसीलिए इन्हें नव पाषाण युग का माना गया। जो इससे अलग था, अलग अलग जैसे अलग अलग मिलने लगा पत्थर, तो समझ गया कि ये धीरे धीरे क्लाइमेट चेंज होते गया। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीजों को पीसने के लिए किया जाता था। ओखली को जैसे अनाज उपजाया तो उसे पीस कर पतला करने के लिए इस सब का उपयोग करता होगा। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग आज भी अनाज पीसने के लिए किया जाता है। घर में, बहुत सारे घर में आज भी आप देख सकते हैं ये सब चीज़। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजारों और हड्डियों से भी बनाए जाते थे। ये चित्र में आप देख सकते हैं नव पाषाण काल के कुछ इस तरह का कुछ पत्थर है, जिसका आप देख सकते हैं कैसे नोखिला छोटा बन गया। तो इस तरह से आप पत्थर देख सकते हैं, इसमें कैसे बदलाव आया गया। ये नव पाषाण काल का पत्थर है। तो पूरा पाषाण काल का पत्थर और भी कुछ इससे ज़्यादा मोटा होगा। ठीक है, नव पाषाण युग के पूरा स्थलों से कई प्रकार की मिट्टी के बर्तन मिले हैं। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये मिट्टी लाल मिट्टी का बर्तन है। इसमें अनाज रखने के लिए इसका उपयोग किया करता होगा। कभी कभी इन पर अलंकृत भी किया जाता था। मतलब कभी कभी ऐसा होता था, कुछ ऐसा मिला जिसपे चित्र बना हुआ, डिजाइन बनाया गया। तो आज भी आप देख सकते हैं, घैला अगर खरीदने जाइएगा तो उसमें बहुत अच्छा अच्छा चित्र बनाया रहता है, डिजाइन। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। स्वाभाविक है, ये इसे कुछ रखने के लिए ही बनाता होगा। धीरे धीरे लोग बर्तनों का उपयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। तब रखने के लिए किया लगा तो कुछ सीख गया खाना बनाने के लिए, क्योंकि इसमें कुछ बनाया भी जा सकता है। जैसे चावल, गेहूँ, दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे और इसके लिए कपास जैसे आवश्यकता पौधे उगाए जाने सकते थे, क्योंकि मानव जो था धीरे धीरे सीख गया था। जब घैला बनाना सीख गया, इतना कुछ सीख गया, डिजाइन बनाने सीख गया, इस पे कपड़ा बुनने, इसमें खाना पकाने के लिए भी ये सब भी बुद्धि सीख गया मानव। ठीक है, क्या ये बर्तन हर जगह एक साथ ही आ गए होंगे? ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते हैं, वहीं अन्य लोगों ने हजारों साल के दरमियान धीरे धीरे खेती या पशुपालन में अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल कर अपनी जीवन चलाया करते थे। तो जैसे सीख गया तो सब थोड़ी एक बार में सीख गया होगा, तो धीरे धीरे सब सीखा होगा। तो जैसे ही मौसम पर जो सीखा है आदमी सब सीख गया होगा, वो दूसरे जगह जाता होगा, वहाँ पे आदमी से मिलता होगा, तो वहाँ पे देखता होगा ये जो मानव नया आया है उसे ये सब करते हुए देखता होगा, तो दूसरा कोई भी सीखता होगा। और मौसम के आधार पर मानव बदलता भी रहता था हर जगह पर खेती करने के लिए। सूक्ष्म निरीक्षण,
मेहर घर की जीवन मृत्यु। देखिए मेहर घर का घर है के लिए का चित्र है ये जो है दिखाया गया इसमें चित्र, मेहर घर का चित्र दिखाया गया। मेहर घर ढूंढो, चित्र में कहता है मेहर घर ढूंढिए। हमने पहले भी देखा चुके हैं मेहर घर कहाँ पर है, पाकिस्तान, आज के पाकिस्तान वाला क्षेत्र में मेहर घर। यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है मेहरगढ़। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ और गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा था। तो सबसे पहले जो ये सब जो सीखा है मानव, वो मेहरगढ़ में सीखा गया। सबसे पुराना वहीं पर मिलता है, मेहरगढ़ में खेती करने का साक्ष्य मिलता है जौ और चावल का। यह विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डी मिली है वहाँ पे। इनमें से हिरन तथा सुअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ और बकरियों की हड्डियां भी वहाँ पे मिला गया है। यह सब भी पालता होगा क्योंकि सब ये सब दूध देता है, मांस भी होता है इस सब का। ठीक है, मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष मिले। चौकोर पूरा चौखुट घर कैसा मिला, पूरा चौखुट घर का साक्ष्य मिला। ये आप देख सकते हैं, फोटो में दिया गया है। देखिए प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे, जिसमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे, कुछ सामान रखने के लिए काम आता होगा। इस तरह से अलग अलग अपना बना लिया होगा खाना, किसी में अनाज रखेंगे, किसी में सामान रखेंगे, औजार औजार, ये सब अलग अलग तरीक़ा से बनाया होगा। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उनके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसीलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। उस समय का जो विश्वास था, आज भी आप देख सकते हैं कितना अंधविश्वास आज भी बहुत सारा है, थोड़ा बहुत है आज भी। कब्रों के साथ कुछ सामान भी छोड़ देता था ताकि वो ये सोचता था कि मृत्यु के बाद भी उसका कुछ जीवन है। ठीक है, इसलिए कुछ सामान आज उस समय छोड़ देता था, उससे पता चला है। ठीक है, उसका अवशेष मिलने से यह चीज़ पता चला है। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा होगा। जैसे आप देख सकते हैं, ये कंकाल का जैसे फोटो है। बकरी को भी रखा गया, आदमी को भी रखा गया। इस तरह से मेहरगढ़ की कब्र का चित्र। बकरी को भी रख देता था क्योंकि बकरी का स्रोत बनाया होगा खाने का, उसका मांस का, दूध का, इस तरह का। चलिए आगे आप देखिए, आगे देखिएगा। फ्रांस में गुफा की गई चित्रकारी, फ्रांस की गुफा का चित्रकारी जो आप देख सकते हैं। हालांकि आप भारत का भी देख सकते हैं। भारत में भी जो भीमबेटका गुफा है उसमें भी बहुत सारा चित्रकारी किया गया है। उसका भी आप फोटो इंटरनेट पर गूगल पर सर्च करके आप देख सकते हैं, भीमबेटका गुफा की चित्रकारी शैली। ठीक है, जैसे इसमें दिया गया है फ्रांस में गुफा के चित्रकारी कैसा था उसके बारे में दिया गया। तो भारत में भी दिया, उसका भी एक नमूना भारत वाला भी दिया गया था, एक नमूना उससे भी अच्छा देख सकते हैं आप इंटरनेट पर डाउनलोड करके फोटो। ठीक है, अपने एटलस में फ्रांस ढूंढें। फ्रांस को देखिए कहाँ पर है लोकेशन। यह चित्र फ्रांस की एक गुफा का है। इस पूरा स्थल की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी। 100 साल पहले लगभग कौन किया था? स्कूली छात्रों ने किया था। अब देख सकते हैं वहाँ पे स्कूली छात्रों ने कर दिया था इसका खोज। इस तरह के चित्र लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाए गए होंगे। यह अनुमान लगाया गया है 20,000 से 10,000 साल पहले का यह चित्र है। इनमें कई जानवरों के चित्र हैं। इनमें जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गेंडा, रेनडियर, बरसिंघा और सुअरों की गहरे चमकीले रंगों से चित्रित किया गया। भारत में जो चित्र देखेंगे उसका तो सिर्फ एक देखेंगे स्केच की तरह बनाया गया है, सिर्फ पत्थर पर फोड़ फोड़ के खींच कर बनाया गया है बिना कोई रंग उंग के। लेकिन यहाँ देखिए फ्रांस में जो मिला है उसमें देखिएगा तो रंग, अलग अलग रंग भर के यह चित्र बनाया गया है। अलग अलग जानवर का रंग भर के यह दर्शाया गया। सैंड, गेंडा या भैंस होगा, कुछ भी दर्शाया होगा। इन रंगों को
लौह अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता था। यह संभव है कि इन चित्रों को उत्सवों के लिए अवसर पर बनाया जाता था या फिर उन्हें शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठानों के लिए बनाया गया होगा। ये जो चित्र जो बनाया गया है इसका रंग जो कहता है कि लौह अयस्क और चारकोल के जैसे खनिज पदार्थों से बनाया गया, तो इसका मतलब उस समय इसका खनिज पदार्थ उस समय वहाँ पे खोज हो चुका होगा फ्रांस के तरफ, वहाँ पे फ्रांस के तरफ जो गुफा है वहाँ पे। और यह कहता है कि चित्र का उद्देश्य क्या था, किस लिए बनाता होगा चित्र, तो उद्देश्य दो निकाला गया। पहला तो या तो शिकारी पर जाने से पहले यह अपना प्लानिंग बनाता होगा कि कैसे शिकार करना है, कैसे शिकार करना है, इसका प्लानिंग करता होगा सभी, या फिर मनोरंजन के लिए करता होगा। ये सब के लिए चित्र बनाया जाता है। यहाँ पे देखिए लिखा गया है, अगर आपके दिमाग में इससे कोई अच्छा बेहतर सुझाव आए तो बता सकते हैं कि ये चित्र और किस लिए बनाता होगा। आपके पास अगर आप यह सोचकर बता सकते हैं कि ये चित्र जो है किस लिए बनाता था, ठीक है, किस लिए चित्र बनाता था, या आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं कि फिलहाल तो जो माना गया है ये दो कारण माना गया है। अगर आपके पास कुछ नया कारण पता चलता है कि कोई दूसरा और भी कारण है चित्र बनाने के, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताइए कि नया दूसरा कारण क्या है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं। चलिए, एक नवपाषाण पुरास्थल एटलस में तुर्की ढूंढिए। नवपाषाण युग में के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में एक चताल हयूक तुर्की में है। यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीजें लाई जाती थी। तुर्की का एक स्थान था, वहाँ पे दूर से सामान लाता था, यानी उनका उपयोग किया जाता था। जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कोड़ियाँ, भूमध्य सागर की सीपियाँ। ध्यान रहे कि उस समय तक पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था। जिस समय ये सब बात हो रहा है कि तुर्की में लाया गया था भूमध्य सागर से, लाल सागर से, ये सब जो लाया था, उस समय पहिए की कोई विकास नहीं हुआ था, खोज नहीं हुआ था कि पहिया पर गाड़ी बना के टोहला के ले जाए। बस ऐसे ही पैदल चल के लोग सामान खुद या जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाया करते थे, या तो खुद ढोए या तो जानवर जो पालतू बनाया था उसका उपयोग करता होगा। आप बताइए कि कोड़ियों तथा सीपियों का उपयोग क्या होता होगा, किस लिए वो लाता होगा उस समय कोड़ियाँ और सीपियाँ वहाँ पे। आप बता सकते हैं इसका कारण, कमेंट बॉक्स में हमें कारण इसका बताइए कि किस लिए लाता होगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में हमें कारण इसका बताइए कि किस लिए वहाँ पे इकट्ठा करता था, क्या उपयोग करता था इसका, ठीक है। कल्पना करने के लिए कहता है कि 12 साल पहले पत्थर की एक गुफा में रहते हो। पृष्ठ 14 पर देखो, तुम्हारे मामा गुफा की एक भीतरी दीवार पर चित्र बना रहे हैं। कोई तुम्हारा रिलेशन है आपका जो चित्र बना रहा है, आप गुफा में है 12,000 साल पहले। कहता है तुम उनकी सहायता करना चाहते हो, तुम रंग बनाओगे, रेखाएं खींचोगे या फिर उनमें रंग भरोगे। तुम्हारे मामा तुम्हें कौन कौन सी कहानियां सुनाएंगे। तो इसमें से जो है मान चलिए आपके साथ और भी कोई परिवार वाले सब एक गुफा में रह रहा है, अब कोई चित्र बना रहा है, तो सबका अलग अलग काम रहता होगा। कौन काम किसको देता होगा, रंग कौन बनाता होगा, चित्र कौन बनाता होगा, या सभी काम एक ही आदमी करता होगा, या अलग अलग सब काम करता होगा, रंग अलग बनाता होगा, रेखा अलग खींचने वाला रहता होगा। इस तरह से हो सकता है। आगे देखिए, ये सब प्रश्न आंसर है, ठीक है। यह चैप्टर खत्म हुआ, ठीक है। इस चैप्टर में इतना ही था। कैसे आपने देख लिया कि कहाँ से चालू हुआ और कहाँ खत्म हुआ, क्या क्या मानव सीख गया कैसे। अगला वीडियो लाएंगे, ठीक है, जिसमें ये सब का अध्ययन बिल्कुल ही एकदम सटीक, इसका सब प्रश्न का जवाब सही आंसर सब का देंगे, ठीक है। अगला नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे, उसमें अलग से वीडियो लाएंगे जिसका मध्यपाषाण युग देखिए 12,000 से 10,000 बसने की प्रक्रिया का आरंभ काल 12,000 साल पहले हुआ था, और नवपाषाण युग का आरंभ 10,000 पहले, और मेहरगढ़ की में बस्ती का आरंभ हुआ था 8,000 साल पहले। ये कुछ तिथियां हैं, ठीक है। अगले वीडियो में लाएंगे तो इसका क्वेश्चन आंसर सभी का
बिल्कुल अच्छा से सिर्फ अगला दूसरा वीडियो में लाएंगे तो इसका सिर्फ क्वेश्चन आंसर जवाब बताएंगे, ठीक है। तो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि कैसा लगा यह वीडियो, ठीक है। और कमेंट करके हमें बताइएगा कि ये जो डैश वाला ये जो सवाल है क और ख, इन दोनों का सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। कहता है खाद्य संग्रह की गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि डैश, किस लिए रहते थे गुफा में ये बताना है। घास वाले मैदानों का विकास डैश साल पहले हुआ था, कितना साल पहले हुआ था, ये दोनों के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये दोनों का जवाब, ठीक है। ये दोनों सवाल का जवाब हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर दूसरा टॉपिक पर चाहिए तो वो भी हमें बता सकते हैं, क्या कौन सी टॉपिक पर आपको अगला वीडियो चाहिए, ठीक है।